23 जून 2026 मयंक लोहार, उम्र सिर्फ 22 साल, विरार का रहने वाला एक आम सीधा साधा लड़का था। मयंक अंधेरी ईस्ट में स्थित वेस्ट साइड क्लोथिंग शोरूम में एक सेल्समैन के तौर पर काम करता था। मयंक के परिवार में उसका एक भाई, एक छोटी बहन और माता पिता थे। 23 जून की रात अपनी लंबी और थका देने वाली शिफ्ट खत्म करने के बाद मयंक अंधेरी स्टेशन पहुंचा। रात के 10 बज चुके थे। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मयंक फर्स्ट क्लास के पास आकर खड़ा हो गया और ट्रेन का इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी ओर रोशन सुवर्णा, जिसकी उम्र 30 साल थी, जो मेरा भयंदर इलाके का रहने वाला था, वो अपने भाई और माता पिता के साथ रहता था। वो अंधेरी के कार्गो कॉम्प्लेक्स के पास अपने पिता के साथ एक छोटी सी बारकोड प्रिंटिंग और फोटोकॉपी की दुकान चलाता था। रोशन नेचर में काफी शॉर्ट टेम्पर्ड था। रोशन को शराब पीने का काफी शौक था। अक्सर वो काम के बाद किसी बार में बैठकर शराब पीता था। अगर कभी उसकी शराब बहुत ज्यादा हो जाती थी तो वो कैब पकड़ के डायरेक्ट अपने घर जाता था। 23 जून की रात भी 9:30 बजे के आसपास जब वो अपने काम से घर जा रहा था तो उस दिन भारी बारिश हो रही थी। उसने सोचा कि मौसम सुहाना है और उसे दारू पीने का मन कर गया, जिसके बाद वो अंधेरी के एक बार में दारू पीने के लिए बैठ गया। उसने सोचा कि बारिश कम हो जाएगी तो उसके बाद वो घर चला जाएगा, लेकिन बारिश बढ़ती ही चली गई। शराब के पैक्स भी कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे करके रोशन ने एक बोतल रम खत्म कर दिया। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि आज दारू काफी ज्यादा हो गया है और वो काफी नशे में है। उसने बिल मंगाया और उसे पे करके वो वहां से निकलने लगा, लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो वहीं बार के पास रुक के कैब बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि बारिश काफी तेज हो रही थी और हर तरफ पानी भर चुका था तो काफी ड्राइवर्स ने उसकी राइड रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। वो काफी देर तक कैब बुक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी कैब नहीं मिल रही थी। समय लगभग 10:30 बज चुके थे। बारिश भी नहीं रुक रही थी और उसे कैब भी नहीं मिल रही थी, तो उसने फिर ट्रेन से घर जाने का सोचा। वो अपना बैग लेकर वहां से अंधेरी स्टेशन पहुंचता है और अपनी ट्रेन का इंतजार करता है। रोशन और मयंक दोनों ही फर्स्ट क्लास डिब्बे के सामने ट्रेन का इंतजार करते हैं। ठीक 10:42 पर प्लेटफॉर्म पर चर्चगेट नालासोपारा फास्ट लोकल आकर रुकती है। मयंक और रोशन दोनों फर्स्ट क्लास के डिब्बे में चढ़ जाते हैं। डिब्बे में पहले से ही काफी भीड़ थी। लगभग 50 से ज्यादा यात्री वहां मौजूद थे। बारिश से बचने के लिए ज्यादातर लोग अंदर की तरफ खिसक रहे थे। ट्रेन अंधेरी स्टेशन से निकलती है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और हवा काफी तेज बह रही थी। मयंक लोहार और रोशन सुवर्णा दोनों ही डिब्बे के दरवाजे के बिल्कुल पास खड़े थे। क्योंकि हवा की वजह से बारिश का पानी अंदर आ रहा था, इसीलिए डिब्बे के अंदर खड़े लोगों ने डिब्बे के दरवाजे को बंद करने को कहा, जिसके बाद मयंक ने दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन तभी रोशन ने, जो दरवाजे के ठीक बगल में था, अचानक दरवाजे को जोर से खींचकर खोल देता है, क्योंकि उसे हवा चाहिए थी। लेकिन उसके दरवाजा खोलते ही तेज हवा के साथ बारिश का पानी सीधा डिब्बे के अंदर बौछार की तरह आने लगा, जिसके बाद दरवाजे के पास खड़े लोग, जिनमें मयंक भी शामिल था, पूरी तरह भीगने लगे। लोगों ने फिर चिल्लाना चालू किया और फिर से बंद करने को कहा, जिसके बाद मयंक ने आगे बढ़कर फिर से उस भारी दरवाजे को बंद कर दिया। नशे में होने के कारण रोशन का ईगो बुरी तरह हर्ट हो गया था। रोशन ने फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन मयंक ने उसे रोका और कहा, दरवाजा बंद रहने दे भाई, पानी अंदर आ रहा है। लेकिन रोशन कुछ भी सुनने या समझने को तैयार नहीं था। उसने मयंक को घूर कर देखा और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा। मयंक ने भी पलटकर जवाब दिया। एक छोटी सी बात, एक दरवाजा खोलने और बंद करने की बात, अब एक खतरनाक बहस में बदल चुकी थी। आसपास खड़े लोगों ने भी मयंक का साथ दिया और रोशन पर चिल्लाने लगे। नशे में रोशन मयंक को गालियां देने लगा। रोशन और मयंक के बीच हाथापाई भी होने लगी, जिसके बाद लोगों ने बीच बचाव करते हुए दोनों को रोक दिया और रोशन को डिब्बे के दूसरे दरवाजे के पास भेज दिया। ट्रेन गोरेगांव और मलाड स्टेशन के बीच से अपनी पूरी रफ्तार में पटरियों को चीरते हुए गुजर रही थी। कुछ ही मिनट पहले हुई जोरदार बहस और हाथापाई के बाद आसपास के लोगों ने बीच बचाव करते हुए रोशन सुवर्णा को धक्का देकर मयंक से दूर डिब्बे के दूसरे दरवाजे के पास खड़ा कर दिया था। रोशन सुवर्णा डिब्बे के कोने में अकेला खड़ा था। वो गुस्से, नफरत और अपमान की आग में जल रहा था। 30 साल के रोशन को लग रहा था कि 22 साल के एक लड़के ने पूरी भीड़ के सामने उसे जलील कर दिया है। हाथापाई में उसकी आंख के पास एक गहरी चोट भी लग गई थी, जो अब दर्द दे रही थी। और सबसे बड़ी बात, शराब के उस भारी नशे रोशन के दिमाग की सोचने समझने की उस नस को सुन्न कर दिया था। उसे बस अभी मयंक से बदला लेना था। अचानक रोशन अपनी जगह से हिलता है। वो तेज कदमों से उस दरवाजे की तरफ वापस लौटता है जहां मयंक खड़ा था। मयंक जो उस झगड़े को भूलकर बस वहीं खड़ा था। रोशन अपने कंधे पर टंगे उस बैग में हाथ डालता है और बाहर निकालता है एक बड़ा और बेहद धारदार चाकू। इससे पहले कि मयंक कुछ समझ पाता, अपने बचाव में हाथ उठा पाता,
या वहां खड़े लोग कुछ रिएक्ट कर पाते। रोशन ने बिना कोई चेतावनी दिए वो बड़ा चाकू सीधे मयंक के छाती और पेट में घुसा दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 से 4 बार रोशन ने पूरी क्रूरता और ताकत के साथ वो धारदार हथियार मयंक के शरीर के आर पार कर दिया। हमले की गहराई इतनी भयानक थी कि मयंक के शरीर से फव्वारे की तरह खून बहने लगा। भारी अंदरूनी खून बहने की वजह से मयंक चंद सेकंडों में ही बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। रोशन के हाथ में चाकू देखकर वहां खड़े लोग सब दूर भाग गए। मयंक फर्श पर खून के लटपट तड़प रहा था और रोशन उसके पास सीना ताने खड़ा था। रोशन ने वो खून टपकता हुआ चाकू हवा में लहराया और भीड़ की तरफ देखकर खुलेआम धमकी दी कि अगर कोई भी आगे आया या उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा। उन 50 लोगों में से किसी एक ने भी आगे बढ़कर रोशन को पकड़ने की हिम्मत नहीं की। किसी ने ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींचकर ट्रेन रोकने की कोशिश नहीं की। किसी ने मयंक के घाव पर कपड़ा रखकर उसका खून रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय कुछ लोगों ने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाले और इस खौफनाक मंजर का वीडियो बनाने लगे। रात के 11 बज रहे थे। ट्रेन अब बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 में रुकने जा रही थी। रोशन बहुत अच्छे से जानता था कि अगर वो ट्रेन रुकने तक वहां रहा तो स्टेशन पर मौजूद पुलिस उसे पकड़ लेगी। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले ही रोशन ने खुले दरवाजे से बाहर प्लेटफॉर्म पर छलांग लगा दी। वो सीधा प्लेटफॉर्म पर उतरा और वहां से भाग गया। लोगों ने जैसे ही वहां मौजूद आरपीएफ को बताया, तुरंत ही 11:07 पर आरपीएफ और जीआरपी पुलिस के जवान भागते हुए पहुंचे। मयंक को तुरंत स्ट्रेचर पर बाहर निकाला गया। 11:22 पर उसे स्टेशन के इमरजेंसी मेडिकल रूम में लाया गया। हालत बेहद नाजुक थी। रेलवे अधिकारियों ने उसे तुरंत एम्बुलेंस के जरिए रात 11:42 पर कांदिवली के शताब्दी अस्पताल भेजा। लेकिन फिर रात करीब 12 बजे डॉक्टरों ने मयंक लोहार को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जैसे ही खबर मयंक के माता पिता को दी, वो पूरी तरह से टूट गए। मयंक की मां को काफी गहरा सदमा लग गया था। दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। इसके बाद बोरीवली जीआरपी के सीनियर इंस्पेक्टर दत्तात्रेय खुपेरकर ने तुरंत इस केस की कमान अपने हाथ में ली। उन्होंने कातिल को पकड़ने के लिए 6 से 7 स्पेशल ट्रैकिंग टीमें बनाई। जांच टीमों ने बोरीवली स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों के लगभग 400 सीसीटीवी कैमरों का फुटेज खंगालना शुरू किया। घंटों की अथक मेहनत के बाद बोरीवली वेस्ट के बाहर लगे एक कैमरे में पुलिस को वो खौफनाक चेहरा नजर आ ही गया। फुटेज में साफ दिखा कि खून के छींटों वाला वो आदमी स्टेशन से बाहर निकलता है और तेजी से एक ऑटो रिक्शा में बैठ जाता है। पुलिस ने तुरंत शहर भर के म्यूनिसिपल और ट्रैफिक कैमरों की मदद से उस ऑटो रिक्शा का पीछा करना शुरू किया। एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन, एक इलाके से दूसरे इलाके, वो ऑटो रिक्शा पुलिस को डिजिटल तरीके से ट्रैक करते करते सीधा मुंबई के बाहरी इलाके मीरा भाईंदर तक ले गया। पुलिस को रोशन का घर मिल चुका था। पुलिस ने बिना देरी किए सीधे मीरा भाईंदर रोशन के घर पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने रोशन सुवर्णा का परिवार खड़ा था। जैसे ही पुलिस ने रोशन के बारे में पूछताछ शुरू की, परिवार वालों ने डरते हुए बताया कि वो घर आते ही फूट फूट कर रोने लगा था और काफी नशे में लग रहा था। उसकी हालत बेहद खराब थी। रात भर वो बेचैन रहा। परिवार ने आगे कहा कि अगले दिन उसने बताया कि उसने एक लड़के को चाकू मारा है और अपना जुर्म कबूल करने के बाद वो फरार हो गया। पिता से की गई कड़ी पूछताछ में एक बड़ा और अहम सुराग मिला। रोशन जानता था कि ट्रेन के अंदर का वीडियो वायरल हो चुका है। पूरे देश ने उसे चाकू लहराते हुए देख लिया है और पुलिस किसी भी वक्त उस तक पहुंचने ही वाली है। इसलिए वो मुंबई छोड़कर अपने गांव कर्नाटक भागने की पूरी तैयारी कर चुका था। वक्त बहुत कम था। अगर वो राज्य की सीमा पार कर जाता तो उसे पकड़ना पुलिस के लिए एक लंबा और मुश्किल काम बन जाता। बोरीवली जीआरपी की स्पेशल ट्रैकिंग टीमों ने तुरंत अपना जाल बिछाया। हत्या के महज 15 से 24 घंटे के भीतर, जब रोशन नवी मुंबई के पनवेल इलाके से बस पकड़कर शहर छोड़ने की फिराक में था, पुलिस की एक टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और पुलिस ने तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर लिया। बोरीवली जीआरपी का इन्वेस्टिगेशन रूम में सामने कुर्सी पर बैठा था रोशन सुवर्णा और उसके सामने थे सीनियर इंस्पेक्टर दत्तात्रेय खुपेरकर। जब पूछताछ शुरू हुई तो रोशन टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो उस रात भारी नशे में था। अपना काम खत्म करने के बाद उसने एक पूरी बोतल रम पी रखी। रोशन ने कहा, मुझे उन लोगों ने धक्का दिया, मुझे मारा। रोशन ने पुलिस को अपनी आंख के पास लगी चोट दिखाते हुए कहा। जब दरवाजे को लेकर बहस हुई तो डिब्बे में मौजूद 50 लोगों ने मयंक का साथ दिया। मुझे धक्का दिया गया, मेरे साथ हाथापाई की गई। उसका कहना था कि उस भारी भीड़ के सामने उसकी जो बेइज्जती हुई, उसने उसके दिमाग पर ऐसा असर किया कि वो अपना आपा खो बैठा। शराब के नशे और अपमान की आग ने उसे अंधा कर दिया था और उसी बौखलाहट में उसने मयंक पर चाकू से वार कर दिया। शुरुआती पूछताछ में यह पूरा मामला एक अचानक हुए झगड़े का लग रहा था। जब पुलिस ने पूछा कि वो इतना बड़ा और खतरनाक चाकू ट्रेन में लेकर क्यों घूम रहा था,
तो रोशन ने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। उसने कहा कि वो चाकू उसने 2-3 महीने पहले अपने एक दोस्त की रसोई के सामान की दुकान से लिया था। उसका काम बारकोड छापने का था और वो उस छोटे चाकू का इस्तेमाल कागज काटने के लिए करता था, जबकि वो बड़ा चाकू बस गलती से उसके बैग के निचले हिस्से में पड़ा रह गया था। इसके बाद पुलिस ने रोशन की मोबाइल फोन और बैंक की डिजिटल कुंडली खंगालनी शुरू की और फिर साइबर सेल की जांच में एक ऐसा खौफनाक सच सामने आया। जांच में पता चला कि वो चाकू कोई 2-3 महीने पुराना नहीं था। डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स के हिसाब से रोशन ने वो चाकू उसी दिन 23 जून को ही एक ई-कॉमर्स वेबसाइट से खरीदा था। जिस दिन मयंक की हत्या हुई, ठीक उसी दिन उस चाकू की डिलीवरी हुई थी। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि वो चाकू डिब्बे के अंदर तक अपनी ओरिजिनल पैकिंग में बंद था। रोशन ने मयंक पर जानलेवा हमला करने से ठीक कुछ सेकंड पहले ट्रेन के उसी डिब्बे में उस चाकू का पैकेट फाड़ा था। पुलिस की नजरों में यह कोई मामूली बात नहीं थी। इसे प्री मेडिटेशन यानी पहले से रची गई साजिश कहा जाता है। ऑनलाइन चाकू खरीदना, उसे पैकिंग के साथ ट्रेन में ले जाना और फिर मौका देखकर पैकेट खोलकर सीधे सीने में उतार देना, यह साबित कर रहा था कि रोशन के इरादे कितने खतरनाक थे। मर्डर वेपन यानी हत्या का वो चाकू अभी तक गायब था। पुलिस ने जब उसके बारे में पूछा तो रोशन ने पुलिस को बताया कि बोरीवली स्टेशन से भागते वक्त उसने वो खून चाकू रेलवे परिसर के ही किसी इलाके में फेंक दिया था। पुलिस की कई टीमों ने बोरीवली स्टेशन के बाहर, सबवे पटरियों और आसपास के इलाकों को छान मारा। झाड़ियों से लेकर गटर तक हर जगह की तलाशी ली गई। 400 कैमरों को फिर से देखा गया, लेकिन वो हथियार पुलिस के हाथ नहीं लगा। वही दोस्तों, अगर आप भी मेरे जैसे 2D एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना चाहते हो, वो भी AI की मदद से, तो मैंने आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स बनाया है। अभी इस कोर्स पर 50% का लिमिटेड ऑफर चल रहा है, तो देर मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही ज्वाइन करें। 25 जून 2026 गुरुवार का दिन, रोशन सुवर्णा को बोरीवली की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। बचाव पक्ष के वकील सुरेंद्र लांडगे और आजाद गुप्ता ने जज के सामने अपनी दलील पेश की। उनका कहना था कि यह कोई सोची समझी साजिश या कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं है। उन्होंने कोर्ट में जज को रोशन सुवर्णा की आंख के पास लगी वो चोट दिखाई जो उसे ट्रेन में हुई हाथापाई में लगी थी। वकीलों ने दलील दी कि फर्स्ट क्लास के उस डिब्बे में 50 लोगों की भीड़ ने मयंक का साथ देते हुए रोशन को बुरी तरह मारा पीटा था। वो भारी नशे में था, उसका सरेआम अपमान हुआ था और उसी बेइज्जती और खुद को बचाने के डर में उसने अपना आपा खो दिया। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक अचानक हुए उकसावे का नतीजा था। लेकिन दूसरी तरफ बोरीवली GRP के सीनियर इंस्पेक्टर और इस केस के जांच अधिकारी दत्तात्रेय खुपेरकर खड़े थे। उनके पास साइबर सेल से निकाला गया वो डिजिटल सबूत था जिसने बचाव पक्ष की इस पूरी कहानी को जड़ से उखाड़ फेंका। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि रोशन ने वो हथियार, वो जानलेवा बड़ा चाकू, उसी दिन यानी 23 जून को ही एक ई-कॉमर्स वेबसाइट से खरीदा था। वो चाकू डिब्बे के अंदर तक अपनी ओरिजिनल पैकिंग में था और रोशन ने जानलेवा हमला करने से ठीक पहले वो पैकेट फाड़ा था। इसके बाद पुलिस ने मयंक के शरीर पर लगे घावों का जिक्र किया। 3 से 4 गहरे वार, वो भी पूरी ताकत से सीधे छाती और पेट पर। इंस्पेक्टर खुपेरकर ने साफ कहा कि ये कोई डराने के लिए किया गया हमला नहीं था और न ही ये कोई अचानक हुआ हादसा था। इतनी गहराई से किए गए वार साबित करते हैं कि रोशन का इरादा सिर्फ और सिर्फ जान से मारना था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने पुलिस की मांग को सही ठहराया। हत्या का वो हथियार अब भी गायब था जिसे रोशन ने स्टेशन के आसपास कहीं फेंकने की बात कबूली थी। पुलिस को घर की तलाशी और आगे की पूछताछ के लिए वक्त चाहिए था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए रोशन सुवर्णा को 30 जून 2026 तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया। रोशन अब सलाखों के पीछे था, लेकिन इस भयानक घटना की गूंज सिर्फ मुंबई की सड़कों तक सीमित नहीं रही। वायरल वीडियो और जनता के भारी गुस्से ने इस मामले को महाराष्ट्र की विधानसभा तक पहुंचा दिया। 25 जून को विधानसभा के अंदर इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक नाना पटोले ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इसे प्रशासन की बेहद गंभीर नाकामी बताया। उन्होंने साफ कहा कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद आम जनता की सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करके हर स्टेशन पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और बैगेज स्कैनर लगाए गए थे। लेकिन जांच में यह पर्दाफाश हुआ कि वो सारी महंगी मशीनें सालों से खराब पड़ी हैं। 80 लाख यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि सुरक्षा के करोड़ों के दावों के बावजूद एक शख्स चाकू लेकर ट्रेन में घुस जाता है और एक नौजवान की बेरहमी से हत्या कर देता है।
उन्होंने मयंक के परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की मांग की। मामले की गंभीरता और बढ़ते आक्रोश को देखते हुए विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने निर्देश दिया कि सरकार 29 जून 2026 को इस पूरी घटना पर एक विस्तृत और आधिकारिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश करे। सरकार को यह बताना ही होगा कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, खराब पड़ी मशीनों का जिम्मेदार कौन है और भविष्य में मुंबईकरों की सुरक्षा के लिए क्या ठोस और तुरंत कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं मयंक के माता पिता पूरी तरह से टूट चुके थे। मीडिया में बात करते हुए रोते हुए दोनों ने कहा कि आज सिर्फ एक दरवाजे को बंद करने के ऊपर मेरे बेटे की जान चली गई। उस वक्त ट्रेन में कितने लोग थे, लेकिन किसी ने मेरे बेटे की मदद नहीं की, सब सिर्फ वीडियोस बनाते रहे। आज उस दरिंदे ने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि उसे फांसी की सजा हो। फिलहाल तो रोशन सुवर्णा पुलिस के रिमांड में है। बाकी दोस्तों, आपकी राय में रोशन को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वही ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।